नमस्कार विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके एग्जाम में। अपन पढ़ रहे थे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि 3 प्रकार से कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण किया जा सकता है। कंपनी की पूंजी में परिवर्तन करके, कंपनी की पूंजी में कमी करके, और तीसरा प्रकार है कंपनी के सदस्यों, अंशधारियों या ऋण पत्रधारियों या फिर लेनदारों द्वारा किसी व्यवस्था द्वारा, जिसको अपन नाम देते हैं स्कीम ऑफ एग्रीमेंट विथ मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी के सभी प्रकार के अंशधारी, ऋण पत्रधारी और लेनदार मिलकर किसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं जिससे कंपनी की आंतरिक पुनर्निर्माण किया जा सके। इस व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो आपको पहले से पता है कि कंपनी में इतनी अधिक हानियाँ हो गई कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट के माध्यम से अपनी सही आर्थिक स्थिति का विवरण नहीं दे पा रही। कंपनी की इस जर्जर अवस्था में पहुंचने के बाद में कंपनी को यदि समापन किया जाता है तो अंशधारियों को, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनको, जो डिवेंचर होल्डर्स है उनको और जो क्रेडिटर्स है उनको अपने हिस्से का कुछ भी नहीं मिल पाएगा। क्यों ना हम इस प्रकार की व्यवस्था करें कि सभी प्रकार के अंशधारियों को, डिवेंचर होल्डर्स को और लेनदारों को अपने हिस्से का कुछ त्याग करके कुछ हिस्सा तो उनको मिल जाए। ऋण पत्रधारियों एवं शेयर होल्डर्स द्वारा अपने दावे उनका कुछ हिस्सा त्याग करने के लिए सहमत हो जाते हैं और जिससे कि कंपनी की हानियां तो अपलिखित हो जाए और कुछ पूंजी की व्यवस्था हो जाए जिससे कि कंपनी निरंतर व्यवसाय करने पर वापस लाभ की स्थिति में आ सकती है। इसी व्यवस्था को स्कीम ऑफ एग्रीमेंट नाम दिया गया है। इसी व्यवस्था के माध्यम से कंपनी का पुनः आंतरिक निर्माण करके उसको पुनः उसमें लाभ की स्थिति में लाया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत यह भी निर्धारित किया जाता है कि यदि विभिन्न पक्ष जैसे इक्विटी है, शेयर होल्डर्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, डिवेंचर होल्डर्स है और लेनदार है, अपने हिस्से का इतना ही प्रतिशत त्याग करे कि जिससे कंपनी की हानियां अपलिखित राइट ऑफ हो जाए और कंपनी का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। यह जरूरी नहीं है कि सभी शेयर होल्डर्स को अपने हिस्से का पूर्णतः त्याग करना पड़ेगा या डिवेंचर होल्डर्स को अपने हिस्से का पूर्णतः त्याग करना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि जिससे कि कंपनी की जो हानियां हैं उनको राइट ऑफ कर दिया जाए और कुछ पूंजी की व्यवस्था करके कंपनी को संचालन किया जा सकता है। कंपनी का संचालन प्रारंभ होने के बाद में 3-4 साल में कंपनी वापस प्रॉफिट की स्थिति में आ जाएगी और उस व्यवस्था से, जो जर्जर व्यवस्था थी, उससे बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं। इन्हीं को बोलते हैं स्कीम ऑफ एग्रीमेंट विथ शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनीज। इस योजना के अंतर्गत सामान्यतः वही जनरल प्रविष्टियाँ की जाती है जो सामान्य नियमों को ध्यान में रखकर की जाती है। इसमें अलग से कोई खाता नहीं खोला जाता, अलग से कोई व्यवस्था नहीं की जाती। वो ही कि यदि वो अपने हिस्से का त्याग, शेयर होल्डर्स अपने हिस्से का त्याग करेंगे तो किस प्रकार एंट्री होगी, जो सामान्य होती आ रही है वही होगी। और
जो सामान्य नियमों के अकॉर्डिंग होती है उसी प्रकार जर्नल एंट्रीज की जाएगी। इसको अपन एक किसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक कंपनी है कि बैलेंस शीट अपन को दे रखी है। एक कंपनी एक्स लिमिटेड है जिसकी 31 मार्च 2018 को बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या है कि शेयर कैपिटल है पहला पार्ट, जिसमें इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल है, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 1,92,000 इक्विटी शेयर है, ₹5 फुली पेड अप। 5 रुपये वाले 1,92,000 इक्विटी शेयर है और 64,000 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 फुली पेड अप। 10 रुपये वाले 64,000 प्रेफरेंस शेयर है। मतलब इस प्रकार कंपनी की शेयर कैपिटल हो गई 1,60,000, 6,40,000 रुपये तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई और 9,60,000 इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। बैलेंस शीट का दूसरा जो पार्ट है रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें कंपनी का जनरल रिजर्व है 3200 रुपये और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसका नेगेटिव बैलेंस शो कर रखा है 2,88,000। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है जिसमें सिक्योरिटी लोन कुछ भी नहीं है, 5% डिवेंचर्स है जिसमें से 3,84,000 की और क्रेडिटर्स है 6,60,000 की। इस प्रकार 23,39,200 टोटल लाइबिलिटी साइड का ये हो गया बैलेंस शीट का। और कंपनी की असेट साइड में टेंजिबल असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है 7,68,000 की और प्लांट एंड मशीनरी है 7,20,000 की। इंटेंजिबल में गुडविल है 4,48,000 की और करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज स्टॉक एंड ट्रेड कुछ भी नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल में है स्टॉक एंड ट्रेड है 1,28,000 सॉरी और बिल्स रिसीवेबल है 64,000, सन्डी डेटर से 1,92,000 और कैश इन हैंड है 19,200। इस प्रकार टोटल 23,39,200 बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल है। अब ये क्या व्यवस्था करता है, इन्होंने क्या सोचा है, शेयर होल्डर्स डिवेंचर्स और क्रेडिटर्स ने क्या सोचा है, ओपन रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट्स is was found that goodwill was worthless and that other assets were overvalued to the following extent। मतलब गुडविल को तो इन्होंने शून्य मान लिया गया और जो नीचे बता रखी है वो असेट्स इतने अमाउंट से ज़्यादा वैल्यू कर रखी है, मतलब इस अमाउंट से वैल्यू की कम करनी है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग बाई ₹1,28,000 और प्लांट एंड मशीनरी ₹1,76,000 से ओवर वैल्यूड है जिनको कम करना है। अब एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो करना है 16,000 रुपये आज नेसेसरी एक्सटेंड करना है उसको, वो नेसेसरी है। और द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन वाज सेंसर्ड बाय द ट्रिब्यूनल ऑन 1 अप्रैल 2018। जो अपना ट्रिब्यूनल है उसके अकॉर्डिंग स्कीम को रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है जिसमें निम्नलिखित बातें तय की गई है। इसमें पहला है द क्रेडिटर्स टू एक्सेप्ट 6% डिवेंचर टू द एक्सटेंट of 50% of their claims, the balance to be paid in cash 6 months after the date। क्रेडिटर्स है उन्होंने क्या कहा है कि हमारे क्लेम का 50% है उसका हमें 6% डिवेंचर्स दे दो और जो 50% बचा है उसका 6 महीने बाद पेमेंट कर देना। और द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने क्या कहा है, द प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस्ड टू ₹5 ईच पार्टली पेड अप। मतलब वो अपने शेयर जो 10 रुपये का शेयर था प्रेफरेंस शेयर था उसको 5 रुपये तक लाना चाहते हैं, लेकिन वो फुल्ली पेडअप नहीं है, पार्टली पेडअप है 5 रुपीज़। और द इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बी रिड्यूस टू ₹1 ईच पार्टली पेडअप। मतलब प्रेफरेंस शेयर तो अपने 10 रुपये वाले को 5 रुपये तक लाना चाहते हैं और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है जो 5 रुपये का शेयर है उसको 1 रुपये तक लाना चाहते हैं, वो भी उनको पार्टली पेडअप ही मान रहे हैं। द असेट्स टू बी reduced
to reveal finger and the negative balance of statement of profit and loss to be wind up out। ये कहा गया है कि संपत्तियों को पुनः मूल्यांकित अंकों तक कम करना है और जो लाभ हानि विवरण का जो नेगेटिव शेष है उसको राइट ऑफ करना है। इसके लिए उक्त योजना को प्रभावी बनाने के लिए जो आवश्यक एंट्री है जनरल एंट्री वो करनी है और इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे क्या होगा वो शो करना है। मतलब अपन को बैलेंस शीट बनानी है और जो आवश्यक जनरल एंट्री है उसके बारे में बताना है। पहला पॉइंट दे रखा है कि द क्रेडिटर्स ने क्या एक्सेप्ट किया है कि जो उनका क्लेम है उसका 50% है, उस पर तो उनको क्या चाहिए 6% डिवेंचर चाहिए और जो उनका 50% है उनको क्या चाहिए 6 महीने बाद पेमेंट चाहिए। तो जब उनको पेमेंट करेंगे 6 महीने बाद तो देखेंगे उसकी एंट्री तो, लेकिन जो 50% है उसका क्या होगा क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, लाइबिलिटी है लाइबिलिटी कम हो गई तो वापस डेबिट कर दी जाएगी। जैसे हो जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू 6%, क्या दे रहे हैं इनके एवज में टू 6% डिवेंचर। तो 6% क्रेडिटर्स पहले कितने थे 6,40,000 के, तो अब कितने बच जाएंगे 3,20,000 के क्रेडिट। 50% बोला गया है कि 50% अपने क्लेम का जो 50% है उसका वो 6% डिवेंचर चाह रहे हैं तो 3,20,000 के डिवेंचर दे दिए जाएंगे इनको। फिर दूसरा है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है प्रेफरेंस शेयर है उसको 5 रुपए तक रिड्यूस करना है। तो पहले कितने थे 64,000 के, 5 रुपए कम करेंगे तो अपन ये हो जाएंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,20,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7,68,000। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को तो क्या करना है 5 रुपये पर शेयर कम करना है और इक्विटी शेयर कैपिटल को 4 रुपये पर शेयर कम करना है। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इनका बैलेंस कहाँ चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। और फिर ये बोल रहे हैं कि जो जनरल रिजर्व है वो भी क्या हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है तो ये डेबिट होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जो बैलेंस है उसको P&L का राइट ऑफ कर देंगे और जो असेट्स का अधिक मूल्यांकन हुआ उसको कम कर देंगे। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि 16,000 के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बनाए थे। टू गुडविल को शून्य मानना है। लैंड एंड बिल्डिंग को 1,28,000 पर अधिक मूल्यांकित कर लिया गया था उनको कम करना है और प्लांट एंड मशीनरी को 1,76,000 पर अधिक मूल्यांकन कर लिया गया था उसको भी कम करना है। और इसका बैलेंस कहाँ चला जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में 35,200 रुपये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। लॉसेस राइट ऑफ एंड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस अपन ने पहले भी पढ़ा था कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सभी लॉसेज को राइट ऑफ करने के बाद में जो बैलेंस बचता है उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इसके बाद में अपन ने सारी नेसेसरीज एंट्रीज तो कर दी, लेकिन इसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होगा। बैलेंस शीट पे अब क्या इफेक्ट होगा कि जो बैलेंस शीट में पहले कैपिटल थी 64,000 इक्विटी शेयर थे 10 रुपये वाले, लेकिन अब क्या हो जाएगा वो 5 रुपये हार्डली एड अप बच जाएंगे। तो अब 3,20,000 की तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बच जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी बचेगी 1,92,000, क्योंकि अब 1 रुपये ही पर शेयर की वैल्यू है और 1,92,000 इक्विटी शेयर है। रिजर्व एंड सरप्लस में सारे लॉसेज और जो उसको जनरल रिजर्व था उसका ट्रांसफर तो उसका बैलेंस तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया था और प्रॉफिट एंड लॉस तो उनका सबका जो बैलेंस बचा था वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो गया था, वो था 35,200 रुपये। अब जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है उसमें सिक्योरिटी लोन, क्योंकि 5% डिवेंचर तो पहले थे और अब 6% डिवेंचर अपन ने क्रेडिटर्स को और दे दिए तो ये और बढ़ गई तो 3,20,000 रुपये ये और हो जाएंगे। ट्रेड पेएबल में सन्ड्री क्रेडिटर्स अब कितने बचेंगे 3,20,000 रुपये, जिनका 6 महीने बाद पेमेंट करना है। जब इनका पेमेंट कर दिया जाएगा 6 महीने बाद। फिर फिक्स असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग जो 1,28,000 से अधिक मूल्यांकन की गई थी उसको कम कर दिया जाएगा और प्लांट एंड मशीनरी को जो 1,76,000 से अधिक मूल्यांकन
और वैल्यूएशन किया गया था उसको कम कर दिया जाएगा। सन्ड्री डेटर्स में 192 थे जिनमें डाउटफुल डेट्स लेस कर दिए जाएंगे और स्टॉक एंड ट्रेड जो पहले था वो एज इट इज रह जाएगा। 20 रिसीवेबल जो पहले थे एज इट इज रह जाएंगे। कैश इन हैंड जो बैलेंस पहले था एज इट इज रह जाएगा, लेकिन गुडविल को राइट ऑफ कर दिया गया है। लैंड एंड बिल्डिंग का जो और वैल्यूएशन हो रखा था उसको कम कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी का भी जो ओवर वैल्यूएशन हो रखा था उसको कम कर दिया। इस प्रकार अपन ने देखा कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी और असेट साइज का टोटल सेम है और सारे स्कीम ऑफ एग्रीमेंट के बाद में, अरेंजमेंट के बाद में जो इफेक्ट आए वो सभी इफेक्ट शो होने के बाद में इसमें बैलेंस शीट में शो करने के बाद में लायबिलिटी और असेट साइड का टोटल इक्वल हो रहा है। इस प्रकार अपन ने देखा कि स्कीम ऑफ एग्रीमेंट विथ शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और डिवेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनीज के माध्यम, इस स्कीम के माध्यम से भी अपन कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण करके उसकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। इस व्यवस्था की आवश्यकता इसीलिए हुई है कि कंपनी के अंशधारियों को और ऋण पत्रधारियों को, लेनदारों को अपने संपूर्ण हिस्से का त्याग नहीं करना पड़े, उनको कुछ ना कुछ मिले और कंपनी की सभी हानियों को अपलिखित कर दिया जाए, इसलिए इस व्यवस्था को अपनाया गया है। इस प्रकार अपन ने देखा कि कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण 3 तरीके से होकर, पहला पूंजी में परिवर्तन करके, अंश पूंजी में कमी करके और स्कीम ऑफ अरेंजमेंट करके हम कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार ये आपका टॉपिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी आज खत्म होता है। अब अपन आगे पढ़ेंगे कंपनियों का एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन किस प्रकार किया जाता है। ये तो इंटरनल था, एक होता है बाह्य पुनर्निर्माण जिसमें भी कंपनी की पास यही व्यवस्थाएं होती है कि कंपनी अपने हानियों का अपलिखित नहीं कर पाती है या फिर वह उसकी बैलेंस शीट सही आर्थिक स्थिति का विवरण नहीं कर पाती है, जो अपन आगे वाली होने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार इस व्यवस्था को लागू किया जाता है। थैंक यू।